बहुत मोटी बुक आती है भाई, पता नहीं क्यों, समझ नहीं आता। इतनी इंग्लिश कौन पढ़ रहा है? मेरे पापा। अच्छा, हाँ, हम लोग पढ़ते हैं। उन्होंने ऐसे बहुत सारे बुक्स रखे हैं, लिटरल वर्क रखे हैं, और मेरे को बोलते हैं कि तू ये पढ़ा कर। इस्तेमाल कर रहे हैं वो कहीं कहीं नहीं हो रहा है। 30 मिनट्स। ऑन कैमरा कौन बोलता है? काफी स्पेशल मोमेंट है मेरे लिए। मतलब हमें बस और क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आज जो हम सामने बैठे हैं Lights, camera, action. वेलकम। आज आप सभी का स्वागत है बिल्ड पॉडकास्ट में। मैं आपका होस्ट गौरव, और आज मेरे साथ में मेरे बचपन का एक वो दोस्त है जिसके साथ में मैंने प्लान किया था एक यूट्यूब चैनल चलाने का। उन दोनों बात कुछ ऐसी थी कि कैरी मिनाटी और बीबी वाइन्स जैसा बनने का सपना हर किसी बच्चे का था, और उनमें से एक हम दोनों भी थे। लेकिन कंटेंट क्रिएशन इतना आसान नहीं था। कैमरा के सामने बात करना एक अपने ही आप में बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है, और कॉन्फिडेंस वो मेरे अंदर उस टाइम पे नहीं था। और इतने साल तक बस वेट करने के बाद में आज जाके वो कॉन्फिडेंस में इकट्ठा कर पाया। लेकिन वो लड़का जो था, जो मेरे साथ में मेरा दोस्त, वो इस चीज़ को बहुत सीरियसली ले रहा था। एंड ऑन अ सीरियस नोट उसने स्टार्ट किया, मुझे बोला कि भाई तू स्क्रिप्ट कर दे, मैं बाकी सारा हैंडल कर लूँगा, मैं शूट कर लूँगा, मैं एक्ट कर लूँगा। जब तेरे को लगे कि हम सही कर रहे हैं और तू ज्वाइन करना चाहता है तो तू कैमरा पे मेरे सामने बात करना। कुछ 500 एपिसोड्स उसने रिकॉर्ड करे, और फिर वो उस कॉन्फिडेंस के साथ में आज एक कंपनी चला रहा है। आज वो एक कुछ ऐसा इनोवेटिव प्रोडक्ट मार्केट में ला रहा है जो शायद बहुत लोगों की लाइफ बदल सकता है। शायद उन दिनों मैंने या उसने सोचा नहीं था कि हम कुछ ऐसा कर रहे होंगे इन फ्यूचर, बट आज वो एक कंपनी का मालिक है, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, बैक बेंचर है, और उसके साथ साथ आज उसने गवर्नमेंट से फंडिंग भी क्रैक करी है, जो बहुत डिफिकल्ट टास्क है अपने ही आप में। वेलकम भाई। थैंक यू गौरव। अपना इंट्रोडक्शन खुद दो तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि मैं जितना बताऊं शायद वो कम ही रहेगा। क्योंकि मैं एज अ फ्रेंड के तौर पे आपको इंट्रोड्यूस करा सकता हूँ कि ये मेरा दोस्त है पीयूष, लेकिन अपनी जर्नी आप अपने ही वे में बताऊं वो ज़्यादा बेटर रहेगा। पहले तो बहुत बहुत थैंक यू गौरव फॉर इनवाइटिंग मी टू दिस पॉडकास्ट। और बहुत अच्छा लग रहा है, इतने सालों बाद हम मिले हैं। और आई थिंक लास्ट टाइम जब हम मिले थे इट वाज इन 12th स्टैंडर्ड। उसके बाद आज हम मिल रहे हैं, और ये देख के भी अच्छा लग रहा है कि हमने वीडियोस बनाई थी, कोशिश की थी बनाने की। उस समय नहीं कंटिन्यू कर पाया, बट आज दोनों इस पॉइंट पे मिले जब दोनों अपने एक स्टार्टअप बना रहे हैं खुद का। जर्नी कुछ ऐसी रही गौरव कि यार एक बिजनेस का फितूर आया, और कैसे आया मुझे भी नहीं पता। एक्चुअली मैं देखा जाए तो इट वाजंट कि किसी चीज़ के पीछे अब मैं बहुत शिद्दत से लग गया था। इट वाज लाइक कि वो एक एज ऐसी थी, 16 साल, मैं 16 साल का था या शायद 15 का था। तो वो एक एज ऐसी थी जब कुछ नया करने का मन करता रहता है, ठीक है, पढ़ाई के अलावा। हाँ बिल्कुल। पढ़ाई नहीं करी जाती। ऊपर से हम बैक बेंचर्स थे। बैक बेंचर्स थे, ठीक है। और बैक बेंचर्स थे, फिर अपने आप को थोड़ा सा आर्टिस्टिक समझते थे हम कि हम तो भाई गाने गाते हैं, और हम तो स्कूल में जो क्लासरूम से ज़्यादा हमारी अटेंडेंस म्यूजिक रूम में लगती थी। हाँ, जीरो जीरो पीरियड जो था वो हमेशा म्यूजिक रूम में निकलता था। और यूथ फेस्टिवल्स के लिए बहुत एक्साइटेड रहते थे, बहुत सारे इवेंट्स में गाया है, कुछ जीते भी हैं, ठीक है। तो कुछ ना कुछ नया करने का हमेशा एक मन रहता था। तो मेरी जो स्टोरी है ना, वो क्लोथिंग ब्रांड से लेकर और अब तक मैंने जो फ्री पे आया, कॉलेज गया, मैं बैंगलोर गया, फिर मैंने फ्री पे बनाया। थोड़ा कट शॉर्ट कर देता हूँ, बहुत ही बोरिंग स्टोरी है। मुझे खुद ही ज़्यादा बताना पसंद नहीं है, बट यू आस्क्ड तो मैंने बताया। बट फ्री पे जो मेजरली जिस पे आज मैं काम कर रहा हूँ, पहले बताऊँगा फ्री पे है क्या। तो हमारा जो प्रोडक्ट है
वो आपको इंश्योर करता है कि आप अपनी सैलरी अपने कंट्रोल में रखो। हमारा जो टैगलाइन है ना, एम्पावर योर सैलरी। अब लोग सोचते हैं यार सैलरी को भी अब एम्पावर करना पड़ेगा। सैलरी तो एक ऐसी चीज़ है जो लोगों को एम्पावर करती है। सही बात। हर महीने आपकी सैलरी आती है तो, बट द थिंग इज, अब हमारी सैलरी यूज़ कहाँ हो रही है? हमारी सैलरी यूज़ हो रही है क्रेडिट कार्ड बिल पे करने में। बिल्कुल। और क्रेडिट कार्ड का जो लिमिट होती है आपकी सैलरी से 4 गुना भी हो सकती है। तो उसको यूज़ करने की वजह से हम बहुत ज़्यादा स्पेंड कर देते हैं। वी ऑल्सो प्रमोट स्पेंडिंग। आपकी सैलरी है, आप खर्च करो, बट अगर हमारे देश के युवाओं का सपना पूरा करने के लिए आईफोन ले रहे हैं, आज सब लाइन में लगे हुए हैं, पूरे हिंदुस्तान 17 की लाइन में लगा हुआ है आईफोन 17 की। अगर उसको पूरा करने के लिए आपको क्रेडिट कार्ड का सहारा लेना पड़ रहा है, आई डोंट थिंक ये अच्छा ऑप्शन है। ठीक है, अब किसी को सेव नहीं करना है, अब सबको फटाफट चाहिए, सबको एंटरटेनमेंट 15 सेकंड में चाहिए, सबको सब कुछ जल्दी चाहिए। तो EMI वाला ऑप्शन भी चूज कर लेते हैं कि यार हम तो अफोर्ड तब कर पाएंगे, नो कॉस्ट ले लेंगे। हाँ, तो आई थिंक वो हैबिट बनती जा रही है। और सबको ये है कि मेरी जो सैलरी है वो मुझे 1 महीने बाद मिलेगी क्या? आप इमेजिन करो, एक बंदा जिसकी अभी भी नई जॉब लगी है, वो पहला महीना तो अपने पैसों की से ही चलाता है अपना घर। नेक्स्ट मंथ उसको सैलरी मिलती है, 30 तारीख को मिलती है प्रेजेंट मंथ के, या फिर नेक्स्ट मंथ के 1 तारीख को मिलती है, जो भी डे होता है। तो हम ख़त्म करना चाहते हैं। आप अपनी सैलरी जब चाहो तब ले सकते हो। फिलहाल हमारा प्रोडक्ट जो है, क्योंकि अभी हम एक इनिशियल स्टेज पे हैं, हमारा प्रोडक्ट जो है वो बाई वीकली सैलरी देता है, यानी कि 15 डेज पेरोल, धीरे धीरे कर बिकॉज हम बिलीव करते हैं हम एकदम से मार्केट में जो अपना फाइनल प्रोडक्ट ना लेके, उसको धीरे धीरे आइडेट करते करते धीरे धीरे एक प्रोडक्ट मार्केट फिट देखें। प्रोडक्ट मार्केट फिट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्पीकिंग ऑफ जेन ज़ी, आपका प्रोडक्ट उनको कैसे हेल्पफुल साबित होगा? इंडिया में है ना, एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो स्पेंडिंग की थी कि लोग स्पेंड नहीं करते हैं, सेविंग्स ज़्यादा करते हैं। लेकिन अब ये जो नई जनरेशन आई है, ये जो जनरेशन है, ये स्पेंडिंग में विश्वास रखती है, आज enjoy करें। आज में दे आर लिविंग इन द प्रेजेंट। दे डोंट, उनको फ्यूचर की टेंशन नहीं है, उनको पास्ट की भी इतनी मतलब ट्रॉमास होते हैं लोगों के, लेकिन अब वो भी इनको मूव ऑन कर चुके हैं लोग। लेकिन उनको आज में जीना है। मेरे लिए सबसे अच्छा अपॉर्चुनिटी लाइफ की ये रही कि जब मुझे ये आइडिया आया, उसके 6 महीने बाद मैं बैंगलोर मूव इन हो गया, बिकॉज कॉलेज MBA। तो बैंगलोर ही क्यों? और कोई जगह भी तो आप कर सकते थे, मतलब कोई स्पेसिफिक रीज़न था? Specific reason was not Bangalore. The specific reason was college. ISBR Business School. मैं काफ़ी थैंकफुल हूँ उस कॉलेज के लिए, क्योंकि मैं अपने कॉलेज में 3rd सेमेस्टर में था, और एग्ज़ाम्स को 3rd सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम्स थे उसमें 2 महीने बचे हुए थे। एंड आई वाज लाइक कि मैं पिछले 1.5 साल से अराउंड 1 ईयर एंड सम मंथ्स बहुत स्ट्रगल कर रहा हूँ इस आइडिया के पीछे। अब मुझे इसको एग्जीक्यूट करना है। आई वॉन्ट टू बिल्ड। अब मुझे चाहे घर वालों से कैपिटल मांगना पड़े या मुझे स्ट्रगल करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, बट मैं इसको फुल टाइम ले जाना चाहता हूँ। कॉलेज ने इतना ज़्यादा सपोर्ट किया मुझे, कोई भी कॉलेज अलाउ नहीं करता है। दे अलाउड मी और दे सेड कि पीयूष, वी वांट यू, कि तुम्हारे पास एक अपॉर्चुनिटी आई है, और ऐसा ना हो कि हमारे करिकुलम की वजह से या फिर कुछ भी किसी भी वजह से तुम उस अपॉर्चुनिटी को मिस आउट कर दो। एंड आई एम वेरी हैप्पी। मेरे प्रोग्राम मैनेजर, मेरे एकेडमिक डायरेक्टर, मेरे कॉलेज में जितने भी टीचर्स थे, फैकल्टी थी, दे हेल्प मी अ लॉट। तो मेरा डिसीज़न एक्चुअली मैंने अनजाने में ही डिसीजन लिया था, बट मुझे नहीं पता था कि ISBR चूज़ करना मेरी लाइफ का एक बहुत अच्छा डिसीजन होगा, क्योंकि एवरीवन हेल्प मी इन अ वे कि मैं स्टार्टअप को बना पाऊँ, और इतना सपोर्ट किया, आज भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो आई एम हैप्पी कि मैंने एक ऐसा कॉलेज चूज़ किया जो स्टार्टअप्स को प्रमोट करता है, जो बिलीव करता है कि क्लासरूम के बाहर भी इनोवेशन हो सकता है। तो दिस वॉज द थिंग कि मैंने बैंगलोर चूज़ किया। भाई, जो आपका आइडिया है, सिमिलर आइडियाज़ बहुत सारे अवेलेबल हैं मार्केट में।
बहुत बड़े बड़ी कंपनीज हैं जो सिमिलर प्रोडक्ट्स ला रहे हैं, Yeah. तो आपको क्या डिफरेंट बनाता है? हमको क्या डिफरेंट बनाता है? हमको डिफरेंट ये बनाता है, उनकी जो अप्रोच है वो उनका कस्टमर की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, हम यूज़र की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। ओके। कस्टमर कौन है? एम्प्लॉयर। यूज़र कौन है? एम्प्लॉय। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ज़ोहो आजकल बहुत चल रहा है ना, इंडिया में अडॉप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। ज़ोहो अब तो व्हाट्सएप ऑल्टरनेटिव भी आ होम गया। मिनिस्टर साहब भी ट्वीट कर रहे हैं कि आई हैव शिफ्टेड माई मेल अकाउंट टू ज़ोहो। बट ज़ोहो का एक प्रोडक्ट है ज़ोहो पेरोल। ज़ोहो पेरोल जो है वो चार्ज करता है स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेंज, दे हैव 3 प्लान्स स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेंज ऑफ 40 रुपीज़ पर एम्प्लॉय पर मंथ टू 80 रुपीज़ पर एम्प्लॉय पर मंथ। हम ये फ्री करने वाले हैं। ओके। बट एक अभी आपने जस्ट मेंशन किया कि आइडिएशन फेज में या अर्ली स्टेजेस में अगर हम कहें कंपनी का, उस स्टेज में ये इस टाइप का बोल्ड डिसीजन लेना आपको नहीं लगता कि रिस्की मूव है? यार रिस्की मूव उनके लिए है ना कि जो जिनके पास रेवेन्यू का और कोई स्ट्रीम नहीं बचता। हमारे पास रेवेन्यू के मल्टीपल स्ट्रीम है। हम रेवेन्यू कस्टमर से नहीं कमाना चाहते, हम रेवेन्यू यूज़र से कमाना चाहते हैं। हम अगर, क्योंकि देखो अगर हमें यूज़र तक पहुंचना है तो हमें कस्टमर की जो विशेस हैं फुलफिल करनी पड़ेंगी। दिस इज सिंपल। अगर हम उसकी विश फुलफिल कर देते हैं कि हमारी कॉस्ट आ रही है, अगर ये हमको फ्री में मिलता है तो हमारे लिए जो सेल्स है, यू नो, सैस का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस का प्रॉब्लम ये है कि लोगों की जेब से पैसे निकलवाना बहुत मुश्किल है। सैस मॉडल में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। फ्री करने के बाद आपके लिए सब कुछ खत्म हो जाता है, आप फ्रिक्शन ही खत्म कर देते हो उस मीडियम से। तो हम जो रेवेन्यू है वो यूजर से कमाएंगे, यानी कि एम्प्लॉइज से। और आगे जाकर मैं आपको बताऊं कि हमारा जो विजन है, हम एक बैंक बनना चाहते हैं। ओके। हम एक बैंक बनना चाहते हैं जिसमें हम सारे एम्प्लॉय स्टार्टअप्स के लिए या फिर कॉरपोरेट वर्ल्ड के लिए जितने भी कॉरपोरेट्स हैं, एक बैंकिंग पार्टनर बनना चाहते हैं, fulfilling their all the needs in terms of finance and particularly specialized for the corporates. तो आगे जाकर जैसे कोई स्टार्टअप है, हमारा जो जिस सेकंड प्रोडक्ट जो होगा, ये तो हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट है, सेकंड प्रोडक्ट जो हमारा होगा उसमें ये होगा कि एक स्टार्टअप है। अब एक स्टार्टअप के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि फंड्स जो है लिमिटेड होते हैं, लेकिन आपको करनी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो हम उसमें एक फीचर ला रहे हैं जिसमें आप एक, जो हमारा दूसरा प्रोडक्ट है उसमें आप सैलरी फाइनेंसिंग कर सकते हो। आपकी जो सैलरी है वो 6 मंथ्स अकॉर्डिंग टू पैरामीटर जो हम कैलकुलेट करते हैं, इंटेलिजेंस करते हैं, तो उसमें उसके अकॉर्डिंग आप अपनी सैलरी जो है हमसे फाइनेंस करा सकते हो। आपके एम्प्लॉयज़ तक वो सैलरी टाइम से पहुंच जाएगी, 0 वेट टाइम, कोई फ्रिक्शन नहीं। आपकी सैलरी, एम्प्लॉयज़ को सैलरी देने के लिए आपको एफर्ट नहीं करना पड़ेगा। तब तक वो 6 महीने फॉर एग्जांपल, वो कैपिटल है, आप कहीं और यूज़ कर सकते हो, वो ब्लॉक नहीं होएगा। हाँ। बट बात वही है कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एक मेथड बना हुआ है, कन्वेंशनल मेथड बना हुआ है, उसको चेंज करना या उसकी एक ब्रांच निकाल के, मतलब कि आपके पास एक और ऑप्शन है, हाँ जी। लोगों को उस साइड लाना एक बहुत डिफिकल्ट टास्क है, क्योंकि क्या मोस्टली लोग वो चीज़ फॉलो करते हैं जो अभी तक चलती आई है। ये एक पैटर्न सेट होता है कि अगर 18 साल की एज आपकी हो गई है तो आपको ये आपके आइडेंटिफिकेशंस बनवाने हैं, आपको बैंक अकाउंट बनाना है, लोन का और बाकी सारे फॉर्मेलिटीज़ जो भी रहती हैं, प्रोसीजर्स रहते हैं, वो ऑलरेडी सेट हैं। तो उसमें आप एक नया कुछ ऐसा प्रोडक्ट लाएं जो सेम चीज़ को एक अलग मेथड से कर रहा है, तो वो आपके लिए काफ़ी डिफिकल्ट रहेगा। तो उस चीज़ को आप कैसे करोगे? मतलब देखो, एक प्रोडक्ट का आपने मेंशन किया है कि आप कस्टमर्स को फ्री के लालच में लेकर आ सकते हो, बट यहाँ एक कन्वेंशनल मेथड ऑलरेडी एस्टेब्लिश है जो गवर्नमेंट और बाकी एजेंसीज भी यूज़ करती हैं, तो उसमें आप कैसे करोगे लोगों को एक्वायर? आज कोई कॉमर्स 10 मिनट्स डिलीवरी कर रहा है, लेकिन जब नहीं कर रहा था तब लोगों ने डिमांड नहीं की थी। बिल्कुल। When you offer something, ठीक है, then people start realizing the demand, स्टीव जॉब्स the वाली need। बात। बिल्कुल। जब आप कुछ इन्वेंट कर देते हो तब उसकी नीड पता लगती है। आज अगर ये लाइट्स नहीं होती
तो दिए से भी तो काम चल ही रहा था, ठीक है। लेकिन आज कोई दिया दिखाए तो हमें बहुत प्रॉब्लम होती है ना, कि दिए से तो नहीं बात बनेगी, प्रॉपर लाइट चाहिए, एलईडी चाहिए। इंडिया की सबसे खास बात यह है कि इंडिया अभी बहुत ही अनएक्सप्लोर्ड मार्केट है। आप मल्टीपल चीज़ें ला सकते हो और अलग अलग चीज़ें कर करके ला सकते हो। वही कहते हैं ना, कान ऐसे पकड़ा या ऐसे पकड़ा। ट्रू, हम कान उल्टा ही पकड़ रहे हैं, हम कान ऐसे नहीं पकड़ रहे, हम ऐसे पकड़ रहे हैं। बट बात ये है, कान पकड़ रहे हैं, ठीक है। इंडिया में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप, अब ब्लिंकिट है, ब्लिंकिट जेप्टो से पहले आया, लेकिन 10 मिनट डिलीवरी क्रैक किसने करी? जेप्टो ने, बिकॉज दैट इनोवेशन। और वो बहुत 21 साल के लड़कों ने ये काम किया। और फिर ब्लिंकिट को भी अपना मॉडल चेंज करने पड़ दिया, ग्रॉफर्स ब्लिंकिट बना, दे चेंज देयर मॉडल। तो इंडिया में आप कुछ भी लाओ, उसकी वैल्यू मिलती है। आज हम 15 डेज पेरोल सिस्टम ले आएंगे, उसकी वैल्यू बनेगी, मंथली लोग नहीं डिमांड करेंगे। और सबसे बड़ी बात जो मैं बताना चाह रहा था कि हम डिफरेंस ऐसे करते हैं कि हमारे कॉम्पिटिटर है, ओपनली बोल देता हूँ, जिफी और रिफाइन ने अभी राजस्थान गवर्नमेंट के साथ एक पायलट प्रोजेक्ट किया था। रिफाइन और जिफी ब्लू कॉलर वर्कर्स को टारगेट करता है। ब्लू कॉलर वर्कर्स जैसे डिलीवरी बॉयज़ या किसी शोरूम में काम करने वाले सेल्समैन। ओके। हमारा जो टारगेट है वो वाइट कॉलर वाले, जो एक कॉर्पोरेट सेटअप में काम करते हैं, जो एक वर्क स्पेस में काम करते हैं, वो हमारा टारगेट है। सो वी हैव अ डिफरेंट मार्केट। भाई अभी आपने पूरा एक अलग ही यूनिवर्स बताया अपना, कि भाई मैंने एक कंपनी स्टार्ट करी ज़ीरो से, वो सारा कुछ। बट एज इन अगर देखा जाए, ये जर्नी आसान नहीं थी। एक ऐसी जनरेशन में रहना जहाँ हर कोई पार्टी कर रहा है, रिलेशनशिप में इंजॉयमेंट, ट्रैवलिंग, सारी चीज़ें कर रहा है, उसमें से 1 2 3 जने ऐसे निकलना कि एक डिफरेंट राउट फॉलो करना, एक स्ट्रगल भरा राउट जिसके अंदर एक प्रॉपर डिसिप्लिन लगता है। उधर एक आइसोलेशन भी आपको फील करना पड़ता है, अपनों से भी, अपने फ्रेंड से भी, अपने आसपास के लोगों से भी। उस आइडिया पे वर्क करना डेडिकेशन के साथ में, तो वो सब कैसे किया, और मतलब वो क्या जर्नी क्या रही थी? और उसमें अगर आज के टाइम पे मैं या कोई भी ये वीडियो देख रहा है, तो वो कैसे स्टार्ट करेगा? I think if you want to get something, you should know how to lose, and you should have a habit of losing things. कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो एक टाइम पे आई वॉज क्राउडेड विद माई फ्रेंड्स। कॉलेज में था मैं, मेरे आसपास हमेशा 50 लोग होते थे, है ना। कैफ़े जा रहे हो, ये कर रहे हो, बहुत इन्जॉय करते हो आप। आज नहीं है। आई सी माई फ्रेंड्स जो बैंगलोर में है, एंड हर सैटरडे संडे उनका दे हैव girlfriends, they have boyfriends, they have people around them who, but the thing is, if you don't want to get distracted, you have to choose between the priority. आज करियर को प्रायोरिटी देना इम्पॉर्टेंट है, ये सब होता रहेगा यार, लाइफ इंजॉयमेंट होता रहेगा, बट टुडे इज करियर का दिन है, अभी करियर के दिन चल रहे हैं। तो एंड व्हेन यू हैव मिशन, एक विजन है, एक मिशन है, तो उसमें तो आप डिस्ट्रैक्शंस अफोर्ड भी नहीं कर सकते। तो होता है, पूरी लाइफ चल रही है वो इन्जॉयमेंट के लिए अभी तो, बट फोकस शुड बी दिस कि अभी स्टार्टअप पे काम कर रहे हैं। सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ गोल है। यू आर ऑल्सो वर्किंग ऑन स्टार्टअप, कोई कहीं और काम कर रहा है, कोई जॉब कर रहा है। अभी भी मैं अफोर्ड तो वैसे भी नहीं कर सकता था ये सब चीज़ें, ठीक है, दैट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। और जितना आप अकेले रहकर सीखते हो, ग्रुप में आप नहीं सीख सकते। एंड स्पेशली अबाउट मी, मैं अकेले रह के ज़्यादा सीखता हूँ। अच्छा भाई, अभी जैसे आपने मेरे स्टार्टअप का जिक्र किया, फंडिंग का क्या सीन है? मतलब कहते हैं कि स्टार्टअप आपने चालू कर लिया, एक आइडिया है, आप गवर्नमेंट से या कहीं भी वीसीज के पास में जाके फंडिंग उठा सकते हो। आइडिया के बेस पे फंडिंग मिलना बड़ा आसान है, बहुत एक क्लाउड बना हुआ है, एक बबल बना हुआ है, तुम्हारे माइंड में डाला जाता है यूट्यूब और बाकी जगहों से। कितना सही है, कितना आसान है? आई थिंक सबसे डिफ़िकल्ट है। सबसे बड़ा डिफ़िकल्ट इसलिए है क्योंकि जो फंडिंग देने के लिए
लायबल है, जो फंडिंग देना चाहिए जिनको, वो फंडिंग नहीं दे पा रहे, उनकी भी गलती नहीं है। बेसिकली इंडिया में जो वीसी कल्चर है वो रेवेन्यू बेस्ड है, यूएस में आइडिया बेस्ड है। आपके आइडिया पे पैसा लगाया जाता है, आप पे पैसा लगाया जाता है। इंडिया में आपका रेवेन्यू कितना है हमेशा ये पूछते हैं। आइडिएशन स्टेज है, हमने एक वर्ड हमेशा सुना होगा, अर्ली स्टेज वीसी, अर्ली स्टेज इन्वेस्टर। वो अर्ली स्टेज पे भी रेवेन्यू मांगते हैं, ठीक है। उनको चाहिए एक एमवीपी डेवलप हो, एक वीसी तो नहीं कहूँगा, एक कैंपस फंड करके एक ऑर्गेनाइजेशन है जो स्टूडेंट्स के स्टार्टअप्स को प्रमोट करती है, उनको फंड देती है। आई थिंक 50-60 लाख रुपीस देती है। उनको भी रेवेन्यू चाहिए। कॉलेज स्टूडेंट के अगर मतलब क्या ही स्टार्टअप्स मिलेंगे जो रेवेन्यू बेस्ड होंगे। कोई बहुत ज़्यादा तोप स्टार्टअप नहीं होगा, ठीक है। क्लोथिंग बिजनेस हो सकता है, या कोई फूड डिलीवरी या कुछ ऐसा बिजनेस हो सकता है जिसका रेवेन्यू होगा। अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल जैसे मैं फिनटेक में हूँ, आपको फंड्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और इनिशियली ग्रांट्स, आज गवर्नमेंट ग्रांट जो दे रही हैं, मेरे को पर्टिकुलरली मैं अपनी बात करूँ तो गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने ग्रांट दिया। 8 महीने लगे इस पूरे प्रोसेस में। आई नो टाइम लगता है, बट एक सपोर्ट, एक आपके विजन के अंडरस्टैंडिंग, और ऐसा नहीं कि सबको मिल गया। उस प्रोसेस में टाइम लगा। प्रोसेस कुछ ऐसा था कि आपको एक आई स्टार्ट करके गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का प्रोग्राम है, जिसमें आपको रजिस्टर करना होता है। आपको उसमें इंक्यूबेशन सपोर्ट मिलता है, जिसमें आप सीटिंग ले सकते हो। यू कैन हैव योर ऑफिस, जहाँ पर अराउंड 700 स्टार्टअप एक साथ काम कर सकते हैं। ऐसा एक कैंपस बना हुआ है वहाँ पे। और उसके साथ देन यू हैव क्यूरेट स्कोर, जो आपके स्टार्टअप आइडिया को जज करते हैं, पैनलिस्ट होते हैं। उसके बेस पे एक स्कोर निकाला जाता है। देन जब भी फंडिंग लाइन्स खुलती हैं, यू कैन अप्लाई फॉर द फंडिंग। फंडिंग मिलने के बाद आपका एक पैनल डिस्कशन होता है, आपका एक पिच करना होता है। मेरे लिए एक बहुत अजीब बात रही, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। व्हेन आई वाज पिचिंग इन द मीटिंग, तो वो वहाँ पर होता है कि सब अपने पैनलिस्ट जो है ना, 5 पैनलिस्ट थे, वो उन्होंने सबने अपने कैमरास ऑफ कर रखे थे, बिकॉज वो चाहते नहीं है कि उनको पता लगे कि हु आर जजिंग। आई डोंट नो कौन जज कर रहा था, बट देयर वॉज अ पैनलिस्ट जिसने मेरा आइडिया सुना और मुझसे कहा कि पीयूष, आज से 6 महीने पहले मैंने तुम्हारा आइडिया सुना था किसी से। तो आई वॉज लाइक कि मेरा आइडिया किससे सुन लिया, बिकॉज मैंने आज तक बैंगलोर और एनसीआर दिल्ली में पिच किया है। तो आई वॉज कन्फ्यूज कि कौन है ये इंसान जिसने मेरे स्टार्टअप के बारे में सुना, किससे सुना होगा। और फिर आगे कुछ चीज़ें ऐसी हुई जिससे मुझे समझ में आया कि मेरा जो आइडिया है, जो 1.5 साल मैंने स्ट्रगल किया लोगों तक अपने आइडिया पहुंचाने में, वो वेस्ट नहीं गया है। एक्चुअली मेरे सर्किट में फ्री पे, जिसका पहले नाम MyCTC था, उसके बारे में काफ़ी बातचीत हो रही थी। तो दैट वॉज सरप्राइजिंग फॉर मी। और फिर मुझे लगा कि यार एटलीस्ट पीपल नो अबाउट माई आइडिया। एक्चुअली अपनी अपनी कन्वर्जेशन में अगर उसको एक्नॉलेज भी कर रहे हैं, दैट मीन्स इट्स अ कन्विक्शनल थिंग। कुछ कन्विक्शन तो है कि लोग उसका जिक्र कर रहे हैं, और वीसी जिक्र कर रहा है तो बहुत बड़ी बात है। तो वीसीज की जो बात है उसमें ये सबसे उनकी गलती नहीं है कि रेवेन्यू, क्योंकि अब शार्क टैंक आ गया है और लॉकडाउन में स्टार्टअप्स को इतना प्रमोट किया गया है कि हर घर में स्टार्टअप खुल रहा है, तो उनको रेवेन्यू तो देखना ही पड़ेगा कि किसी भी स्टार्टअप को भाई मैं पैसा दे रहा हूँ तो मुझे इन रिटर्न कुछ तो वैल्यू मिलनी चाहिए ना। उनकी भी गलती नहीं है। आई थिंक शार्क टैंक फॉर मी नुकसान करा है। प्रमोट ठीक है कर दिया, लेकिन अब स्टार्टअप्स क्या आ रहे हैं, शार्क टैंक खुलने से कोई अच्छे स्टार्टअप्स तो नहीं आ रहे हैं मेरे ख्याल से। भाई मोस्टली अभी एआई का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है। या मैंने एक SaaS बिल्ड कर लिया किसी प्लेटफॉर्म पे, एक प्रॉम्प्ट डाल के, और मैं बस एआई कंपनी बन गया। ट्रू। आपके हिसाब से क्या लगता है, मतलब एआई अभी एक्सट्रीम लेवल नहीं हो गया? मतलब मुझे ऐसा लगता है कि पहले एक वो रहता था कि हम लिंक्डइन पे प्रमोट कर लेंगे, हम इंस्टाग्राम पे कर लेंगे, किकस्टार्टर पे कर लेंगे। अब उनकी भी कॉपीज बननी शुरू हुई हैं कि आपने प्रॉम्प्ट डाला, आपने एक नया प्लेटफॉर्म बना दिया। सैचुरेशन मेरे हिसाब से तो बहुत ज़्यादा हो चुका है। और सबसे ज़्यादा एक नेगेटिव माइंडसेट कह लीजिए आप, कि लोग जॉब्स की जगह ना इन चीज़ों की तरफ भाग रहे हैं कि भाई एआई हमारी जॉब खा जाएगा, तो हम एआई का यूज़ करके एक कंपनी बना लेते हैं। आपके हिसाब से क्या इस टाइप के स्टार्टअप
करना सही रहेगा, या कोई आपके हिसाब से जॉब, कोई सेक्टर जो अभी सिक्योर है और आगे भी शायद सिक्योर रहे? देखो, कोई भी रेवोल्यूशन आता है ना तो उसकी प्रोज एंड कॉन्स हमेशा होते हैं। एक रेवोल्यूशन आया था जब कंप्यूटर्स आए थे, अब एक रेवोल्यूशन आया था, फिर इंटरनेट आया, फिर एक रेवोल्यूशन आया जब अब एआई आया है। हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, लेकिन एज एन एंटरप्रेन्योर मेरे माइंड में ये चीज़ नहीं रहती कि क्या चीज़ अच्छी है क्या चीज़ बुरी है। अ बिजनेस दैट ग्रोज इज़ द बिजनेस हु इज़ अडेप्टेबल। अगर आप अडेप्टेबल हो सकता है लोगों के लिए वो चीज़ बुरी हो कि लोगों की जॉब्स जा रही हों, ठीक है, बट यार सब मतलब ये तो वैसे भी जा रही है ना। एआई नहीं हो तब भी जा ही रही थी। इतने ले ऑफ्स हम देख रहे हैं, ऑडिटिंग फर्म्स में देख रहे हैं जहाँ पे एआई का यूज़ काफ़ी कम है, वहाँ पे भी ले ऑफ्स हो रहे हैं आज के डेट में। तो ये तो ऑटोमेटिकली हो रहे थे, और एआई से हो सकता है वो चीज़ ज़्यादा ग्लोरीफाई हो रही हो। बट द थिंग इज, मेरा माइंडसेट तो बिजनेसमैन वाला है, स्टार्टअप वाला है। तो मैं तो अडेप्टेबल हूँ, और स्टार्टअप्स के लिए तो एआई ने बहुत अच्छा काम किया है। लवेबल रैपलेट यूज़ कर आज अपनी वेबसाइट्स, अपने ऐप्स, मैं ये नहीं कहूँगा कोड कर लोगे पूरा, लेकिन हाँ, एक हद प्लेटफॉर्म तक बना लो, बेस मिल जाता है। बेस मिल जाता है, और कहीं ना कहीं एक डिज़ाइन आइडिया होता है। और एक्चुअली क्योंकि मैंने एमबीए जो प्रोडक्ट मैनेजमेंट से करी है, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। पढ़ाई तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पहले कर लेनी चाहिए थी ठीक है, तो वहाँ पे समझ में आता है कि यूज़र इंटरफेस, यूज़र एक्सपीरियंस कितना इंपॉर्टेंट होता है आपके प्रोडक्ट को सक्सेसफुल करने में। बिल्कुल। तो हम भी आज जब अपना प्रोडक्ट बना रहे हैं ना, फोकस ये रहता है इट शुड बी अपीलिंग टू द जेन ज़ी। मतलब दे शुड हैव फन। उनको वो ब्लैक एंड वाइट नहीं चाहिए ना, हमको सब कुछ जीवन में रंग पसंद है ना, तो इट शुड बी एस्थेटिक। और सबसे ज़्यादा जो आजकल आई थिंक डिज़ाइनिंग में जो सबसे ज़्यादा आजकल काम कर रहे हैं, जेप्टो आर डूइंग ग्रेट जॉब विद डिज़ाइनिंग। ब्लिंकिट टू, बट जेप्टो मुझे लगता है उनकी जो क्रिएटिव टीम है दे आर नेक्स्ट लेवल। तो ठीक है, एआई आया है, ये भी एक रेवोल्यूशन है, फिर आगे और भी कुछ आएगा, पर चलते एक रहेगा। नेगेटिव माइंडसेट भी तो क्रिएट हुआ है ना कि भाई एआई मेरी जॉब खा ही जाने वाला है, तो मैं उसका यूज़ करके अभी, हाँ मैं सुबह जा रहा हूँ ऑफिस, शाम को मैं साइड हसल कर रहा हूँ कि भाई मैं एआई के यूज़ करके ग्रॉक में प्रॉम्प्ट डाल दिया या चैटजीपीटी में प्रॉम्प्ट डाल दिया, और वही प्रॉम्प्ट मैं डाल रहा हूँ एनहेंस करके रेपलेट, लवेबल, बोल्ट, इन सब में, कि भाई मैं कल बॉस को जाके बोलूँ कि लो मेरा लेटर ले लो, मैं खुद की कंपनी खोल के बैठा हूँ। हाँ, तो एक तो ये माइंडसेट आ गया है लोगों के माइंड में कि भाई मैं खुद ही एक कंपनी खोल लूँगा। अब मेरे हिसाब से ये मार्केट बहुत सैचुरेटेड हो चुका है, पर क्या आपको नहीं लगता ये बूम वाला एक फेज आ चुका है? नहीं, अभी तो मुझे लगता है कि एआई, मुझे लगता है स्टार्टअप्स का जो एकदम बूम आया है ना, वो एआई की वजह से आया है। वरना अब तक तो ये स्टार्टअप वाला जो बूम है ख़त्म हो जाना चाहिए था, बिकॉज हम जितने स्टार्टअप्स रोज़ बनते हुए दिख रहे हैं उससे ज़्यादा बंद हो रहे हैं। ये सब प्रोडक्ट मार्केट फिट नहीं ढूंढ पाते। यू नो, इट्स एन आर्ट, हर कोई आर्टिस्ट नहीं बन सकता। तो ये बात भी है। तो बहुत सारे बंद भी हो रहे हैं, ठीक है। और कुछ रीज़न इसलिए कि कंपटीशन, एफएमसीजी में आज देखो इतने सारे प्रोडक्ट्स आ चुके हैं। हर एक यू नो एसक्यू के लिए या फिर हर एक कमोडिटी के लिए यू हैव हंड्रेड्स ऑफ ब्रांड्स, और अलग अलग स्टेट में जितना जाओगे आपको और नए नए ब्रांड्स, लोकल ब्रांड्स और दिख जाते हैं। कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो अगर एआई यूज़ कर कर किसी का करियर बन रहा है, वो जॉब स्विच कर रहा है तो कर ले, नहीं करो तो आई थिंक, मुझे तो नहीं लगता कि एआई से कोई नुकसान है। अच्छा, जैसे मान लो कोई ऐसा करता है और बाद में जाके, जैसे आपने बोला कि बहुत बंद भी हो जाते हैं स्टार्टअप, हाँ, तो लोग वापस से कोशिश करते हैं कि हम कोई जॉब सिक्योर करें। तो अभी के टाइम पे कौन सी जॉब ज़्यादा प्रेफरेबल रहेगी आपके हिसाब से, सजेशन? भाई मेरे हिसाब से है ना, साइकोलॉजी, ठीक है। Okay. एक टाइम आया था जब इंजीनियर्स बन रहे थे, जब हाँ। एमबीएस बन रहे थे। अब वो चल रहा है, इस समय चल रहा है प्रोडक्ट मैनेजमेंट, साइकोलॉजी। क्योंकि जेनजी जो है ना, जेनजी के बारे में मैंने एक रिसर्च करी है। जेनजी के बारे में एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ कि जेनजी डोंट वांट टू फील फोमो, बट एट द सेम टाइम दे डोंट वांट टू कंसिडर देमसेल्फ एज अ मास कंज्यूमर। हमारे पास वो चीज़ तो होनी चाहिए जो सब यूज़ करते हैं। अभी एक लबूबू ट्रेंड आया ना बीच में, तो वो चीज़ तो होनी चाहिए जो सब, फोमो फील नहीं करना।
बट एक चीज़ ऐसी होनी चाहिए जो किसी के पास ना हो. एंड दैट्स द इंटरेस्टिंग पार्ट अबाउट द जेन ज़ी. अब जेन अल्फा आएगी तब क्या होगा वो तो देखना पड़ेगा. बट कंज्यूमर साइकोलॉजी, बाइंग हैबिट्स, बाइंग बिहेवियर, अगर कोई इस पर रिसर्च करे वो बहुत इंपॉर्टेंट है. और लोगों को, कॉर्पोरेट्स को, स्टार्टअप्स को या फिर कंज्यूमर सेंट्रिक ऑर्गेनाइजेशंस को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी. तो अगर कोई पीएचडी करके बैठा है ना, उसकी पीएचडी नुकसान नहीं में नहीं आएगी, उनको बहुत अच्छी जॉब मिल सकती है फ्यूचर में, मुझे ऐसा लगता है. एआई की अगर मैं बात करूँ तो एआई यार बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी तक नहीं बनी हैं. अभी मैं कुछ टाइम पहले किसी से बात कर रहा था कि एआई कहाँ कहाँ लग सकता है. तो हमने कहा यार सीए, अगर किसी कोई भी ऑफिसेज आप देखें, कोई भी देखें, तो अगर उनका जो ऑपरेशंस है, उनका जो वर्किंग है, अगर आप एआई से ऑप्टिमाइज कर सकते हो, डू इट. लॉयर्स के लिए एआई बनाओ, उनका काम कैसे आसान किया जा सकता है. अभी हमने कोडर्स के लिए बना दिया एआई, लेकिन बहुत सारे प्रोफेशंस ऐसे हैं जिसके लिए एआई नहीं बना है. फैशन डिज़ाइनर्स के लिए बनाओ, बहुत सारे प्रोफेशन, टीचर्स के लिए बनाओ पर्टिकुलरली. तो जितना आप आपका मार्केट उसके अकॉर्डिंग बनेगा कि ये एआई टूल जो है वो ये यूज़ करते हैं, ये एआई जो टूल बन रहा है ये यूज़ करते हैं. अभी वो काम हम वैसे भी कर रहे हैं. ओपन एआई को बता दो कि मैं एक टीचर हूँ या फिर मैं एक लॉयर हूँ, मुझे इसके बारे में बताओ, वो कर दोगे. बट इन डेप्थ इंफॉर्मेशन और हेल्प जब चाहिए होती है ना, वो आप नहीं कर पाओगे. तो आप अगर आप स्पेशलाइजेशन में आगे चले जाते हो तो आप एआई और ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन कर पाओगे. तो मुझे लगता है बहुत सारी फील्ड्स अभी एआई से वंचित हैं. अभी बहुत कुछ आना बाकी है और 5 साल में तो एआई कमाल करने वाला है. सोरा 2 आ गया है वैसे देखा है. अच्छा भाई, अभी जैसे हमने स्टार्टअप्स और एआई की बात करी, तो गवर्नमेंट की तरफ से कितना सपोर्ट मिलता है? बहुत सपोर्ट मिलता है यार. गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स हैं जो आपको सपोर्ट देती हैं. अभी तो हमने स्टेट गवर्नमेंट की हेल्प ली है. हमारी ऑलरेडी प्रोसेस में है जिसमें हम ग्रांट, हमें सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्प करने वाला है. 20 lakhs की ये मेरी बात चल रही है अभी, और वो प्रोसेस में आई थिंक उसमें टाइम लगेगा. इट्स अ प्रोसीजर. तो हमें थोड़ी सी फाउंडेशनल चेंजेस करने पड़ रहे हैं हमारी इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी में, जिसकी वजह से थोड़ा टाइम लग जाएगा, डिले लग जाएगा. तो बहुत सारी स्कीम्स हैं. अगर हम देखेंगे ना यार, अब तो रील्स आती हैं बहुत सारी तो उसमें भी आपको पता लग जाएगा कि बहुत सारी स्कीम्स ऐसी हैं गवर्नमेंट की जो ग्रांट्स प्रोवाइड कर रही हैं. अब ज़रूरी नहीं है कि आप वीसी से रेज करो, अब गवर्नमेंट ही आपको काफ़ी कुछ दे देगी. तो वीसी को फिर आपको इक्विटी भी देनी पड़ती है, जो देख के कोई फ़ायदा होता नहीं है इनिशियली. तो बेटर यही हाँ, मतलब सुनने की तुम क्या ही इक्विटी लोगे, वो वाली बात हो जाती है. हाँ, मतलब कैपिटलिस्ट माइंडसेट है ना यार. हाँ, दे जस्ट वांट टू अर्न मनी. किसी में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, कुछ नहीं पता. अच्छा भाई, एक बहुत ज़्यादा पर्सनल क्वेश्चन है ये कि अभी जैसे मैं भी एक स्टार्टअप बिल्ड कर रहा हूँ और आज हम यहाँ बैठे हैं, ये भी एक तरीके से एक स्टार्टअप ही हुआ. ट्रू. तो जब हम ऐसी चीज़ों की बात करते हैं ना, तो लोग देखते हैं हमारा टॉप मोस्ट पॉइंट कि हाँ भाई कर रहा है, भाई बहुत सही चल रहा है, बहुत ज़्यादा नाम कमा रहा है ये सारा. लेकिन एक इनिशियल पॉइंट पे कोई हेल्प नहीं करता, सपोर्ट नहीं मिलता, मतलब फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स मोस्टली. उस चीज़ को कैसे टैकल करा? क्योंकि जब 9-10th के आसपास हम जब स्टार्ट कर रहे थे वो यूट्यूब चैनल, तो एक बहुत बड़ी चीज़ यही थी कि लोग क्या कहेंगे. और उस चीज़ को हैंडल करना हमारे लिए दोनों के लिए डिफ़िकल्ट था. आपका हैंडल करने का एक दूसरा तरीका था, एक मेरा दूसरा तरीका है. तो एक तो उसको आपने हैंडल कैसे किया? क्योंकि बहुत लोग छोटी सिटीज़ से आते हैं, वो ये सोचते हैं कि यार हमारा तो ऑलरेडी बहुत बड़ा कंपटीशन है, बड़ी सिटी के लोग बहुत आगे हैं हमसे. तो क्या करना चाहिए वैसे इंसान को? आई हैव बीन फॉर्चुनेट इनफ दैट आई गॉट अंडरस्टैंडिंग पेरेंट्स. पता है, मेरे सपने पूरा करना मेरे से ज़्यादा मेरी फैमिली या पेरेंट्स की ड्रीम है. ठीक है, दे वांट कि मेरे उनके बेटे की एक सपने जो पूरे हों.
तो ये मेरे लिए एक थोड़ा सा एडेड एडवांटेज है। बट आई थिंक पेरेंट्स कभी भी आपको नहीं चाहते कि आप अपने सपने खो या आप दुखी हो। दे जस्ट वांट यू ठीक रहे भाई तू। आप अच्छा, आप क्योंकि उनको लगता है कि आगे जितना जाओगे उतना इतना स्ट्रगल है, कम में खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए। बट मेरे पेरेंट्स ने कभी मुझे ऐसा नहीं किया। और दोस्त भी यार भगवान की दया से अच्छे दोस्त मिले हैं, और दोस्त ऐसे मिले हैं कि जिन्होंने हर मोमेंट पर सपोर्ट किया। चाहे मजाक मजाक में बहुत गालियां दे देते हैं, ठीक है, लेकिन जब बात आती है कि करियर की, जब बात आती है सीरियस होने की, तो बहुत काम किया है। मतलब मेरे दोस्त इस लेवल के हैं कि मैं भाई से बढ़ के, मेरा कोई भाई नहीं है, आई हैव 2 सिस्टर्स, दोनों बड़ी हैं मेरे से, तो भाई मानता हूँ मैं उन सबको। बहुत अच्छे दोस्त मिले हैं, तो आई एम ब्लेस्ड इन दैट केस। कुछ तो अपने ग्रुप के भी बहुत बढ़िया बढ़िया काम हाँ। कर रहे हैं। प्रशांत किराड़, नेक्स्ट टॉपर्स। नेक्स्ट टॉपर्स मिला था मुझे। वो भाई सच्ची बता रहा हूँ, मेरे साथ कोचिंग में बगल में बैठता था, हम लोग लूडो खेल रहे होते थे। मैंने कभी इमेजिन नहीं करा था कि कुछ साल बाद में वो कुछ इतना बड़ा कर रहा होगा। आई थिंक मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि कोई टीचिंग कर रहा होगा। हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि बैक बेंचर थे हम। हाँ, क्योंकि यार वो ही वाज अ स्टड लौंडा, मतलब वो पूरा वो थी लड़कियां पागल उस पे। और वो मुझे लगता था कि ही एज अ मॉडल टाइप ऑफ पर्सनालिटी, एंड एक्टर स्पोर्ट्स में जा सकता है, स्पोर्ट्स में जा सकता है, मॉडलिंग कर सकता है या फिर कुछ कर सकता है, पर टीचर बन जाएगा। स्किट्स में भी बहुत आगे था वो। हाँ, स्कूल में काफ़ी अच्छा काम किया उसने। और उसके आई थिंक 2 को फाउंडर्स और हैं उसके साथ, जिसने अभी मेरे को मिला था अलवर में, गुड ड्रिंक एडटेक में काफ़ी फोड़ रहा है। हम बच्चे मैसेज करते हैं आपको भी कि भैया से मिलवा दो। हाँ, मेरे पास मैसेज आया हुआ है जिसमें उसने बोला है कि आप भैया के दोस्त हो। तो मैंने कहा हाँ, ही यूज्ड टू बी माय क्लासमेट। तो मैंने कहा कि मेरा आज बर्थडे है, विश करवा दोगे। तो मैंने उसको मैसेज किया, प्रशांत ऐसे ऐसे एक लड़की मैसेज कर रही है कि विश किया है। भाई मत करवा भाई, रोज कितने करूँगा फिर मैं। हाँ, वो एक को जवाब देते हैं तो बाकियों को भी जवाब देना पड़ता है, वो एक चीज़ रहती है। तो पर भाई जो छोटी सिटी से, जैसे अपनी अलवर एक बहुत छोटी सिटी है एज कम्पेयर टू दिल्ली, नोएडा, बेंगलोर, अलवर के बच्चे तो इतना नहीं सोचते। तो अगर कोई अलवर से भी छोटी सिटी से आ रहा है तो ठीक है, पेरेंट्स का सपोर्ट मिल गया, एक फ्रेंड्स का भी सपोर्ट मिल गया, बट एक विजन तो नहीं मिला ना। एक डर रहता है कि यार मेरे से भी आगे बहुत लोग हैं, मैं आज 20-21 साल का हूँ, पर हो सकता है जिस कंपटीशन की मैं तैयारी कर रहा हूँ या जिस फील्ड में मैं जा रहा हूँ उसकी तैयारी तो शायद 12 या 13 साल से स्टार्ट करके कोई बैठा होगा। तो वो कैसे स्टार्ट करे? वो अपने जो माइंड में ये जो एक रेस का वो चल रहा है, उससे कैसे कोप अप करे? गौरव, पता है 1 साल पहले तक है ना, मुझे ऐसा लगता था कि यार जो सपना मेरा है ना, ऐसा सपना अलवर में किसी का नहीं होगा। आई वॉज रॉन्ग। मैं रॉन्ग कैसे निकला कि मुझे पता ही नहीं था अलवर में इतने स्टार्टअप्स हैं। मतलब लोगों ने पढ़ाई करी है, स्कूलिंग ख़त्म करके दे वेंट टू डिफरेंट कॉलेजेस, और वो फाउंडर्स हैं। स्लाइस पे का नाम सुना है? हाँ बिल्कुल। द फाउंडर इज़ फ्रॉम आर स्कूल हैंसलम्स, ठीक है, राजन बजाज। ही इज़ माई मेंटर नाउ डेज। अब मेंटर है वो मेरे। मैं उनसे मिला हूँ बैंगलोर में। कर्मेश गुप्ता, वो आई एडमायर हिम अ लॉट, बहुत ज़्यादा। उनकी स्टोरी मुझे काफ़ी यू नो इंस्पायर करती है। और ही इज़ अ फाउंडर ऑफ बाय जंगल। ऐसे बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं, साथी कनेक्ट, जिपलिप, शेफ कार्ट, और एक और स्टार्टअप है जिसको अभी यू नो फंडिंग मिली है, काफ़ी अच्छा राउंड, और गुड़गांव साइड में काफ़ी फेमस है, हैंडपिक्ड। उसने, उनके जो CMO हैं, सॉरी CTO हैं, नितिन गुप्ता, वो अलवर से हैं। देन कुको FM के आई थिंक CMO हैं वो भी अलवर से हैं। ऐसे बहुत सारे स्टार्टअप हैं, और उस अलवर के जितने भी स्टार्टअप्स हैं उन सब का एक ग्रुप बना हुआ है जिसमें मैं और प्रशांत भी हैं। तो उस व्हाट्सएप जल्दी मेरे को भी ऐड करना क्या है उनका। तो बहुत सारे स्टार्टअप्स छोटे शहरों से निकल रहे हैं, बट अच्छा लगता है। बट एक चीज़ वो भी तो है ना कि वो लोग, चलो अब प्रशांत को ही देख लेते हैं। प्रशांत अलवर से निकला लेकिन आज अलवर में नहीं है। हाँ,
तो एक वो भी तो रहता है ना कि भाई छोटे शहर का लड़का अगर दिवाली आता है, होली आता है। हाँ नहीं ऐसे नहीं, मतलब आपका कुछ ऐसा प्लान है कि मतलब अलवर से बाहर निकला हूँ लेकिन अलवर में भी वापस आना है, वहां भी कुछ करना है ताकि लोग वहां जाने, ऐसा आई कुछ? थिंक आई हैव दिस कि मुझे लगता है कि मेरे लिए हमेशा माइंडसेट ये रहा है कि मुझे पैसे कमाने हैं। पैसे के लिए मेरी लाइफ में कोई वैल्यू है ही नहीं, सच बोलूँ। आई जस्ट वांट टू क्रिएट इम्पैक्ट। मुझे लोगों के लिए कुछ अच्छे ऐसे प्रोडक्ट्स बनाने हैं जो उनकी लाइफ चेंज कर रहे हैं। एट द सेम टाइम मेरी फैमिली हमेशा एजुकेशन बैकग्राउंड से रही है और हम लोग ने हमेशा एजुकेशन दी है। मैं चाहता हूँ कि एजुकेशन के फील्ड में मैं चीज़ें आगे करूँ। एक ऐसा स्कूल बनाना चाहता हूँ मैं जो एक इंडिया का बेस्ट फाउंडेशन स्कूल हो, जहाँ पे मुझे बच्चों को 11-12 की तैयारी नहीं करानी, जहाँ पर मुझे उनको एक फाउंडेशन देना है, जब वो किसी भी स्कूल में जाएं आगे वो अच्छी तैयारी कर पाएँ और वो अच्छा स्कोर कर पाएँ। ये फाउंडेशन ईयर्स एक ऐसे ईयर्स होते हैं जब आप बहुत ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं और आपकी डायरेक्शन चेंज कर सकता है वो। आई थिंक मुझे अर्ली स्टेज में वो चीज़ नहीं मिली। फाउंडेशन मेरा इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, जिसकी वजह से मुझे लगता है ऐसा, और ऐसे बहुत सारे हमारे बच्चे हैं देखते हैं स्कूल्स में, तो उस पर मैं काम करना चाहता हूँ और देखते हैं आगे कहाँ तक पहुँच पाते। भाई एक ना काफ़ी स्पेशल मोमेंट है मेरे लिए, मतलब हमें पास और क्वेश्चन नहीं है लेकिन आज जो हम सामने बैठे हैं ये ना, अरे रोने की जरूरत नहीं है। ये काफ़ी एक स्पेशल मोमेंट है कि आज से कुछ 8-1 साल, मान लो कितना ही टाइम हो गया शायद, 8-1 साल पहले एक चीज़ सोची थी दोनों, उन्होंने बैठ के क्लास की आखिरी सीट पे कि कैरी भाई की तरह से, भुवन भाई की तरह से बनाएंगे चैनल, और वो चीज़ हमने 6 महीने में छोड़ दी। हाँ जी। और अब अगर उस टाइम से अगर देखें तो काफ़ी घंटे हो गए, काफ़ी दिन हो गए कि वो चीज़ आज तक हमने कभी कंटिन्यू नहीं करी, और आज हम सामने बैठे हैं ये एपिसोड रिकॉर्ड कर रहे हैं। और मेरे लिए काफ़ी स्पेशल था कि मैंने एक कॉल किया, मुझे उम्मीद बिल्कुल नहीं थी कि एक कॉल करूँगा और सामने से जवाब आएगा ठीक है भाई डन, तू डेट बता दे। मैं मना करने वाला था लेकिन फिर मैंने कहा चलो कोई बात। ऑन कैमरा कौन बोलता है भाई ऐसे। मतलब एक काफ़ी इमोशनल बात थी कि भाई मैंने फ़ोन किया और भाई सामने से उठा के बोला कि तू ही बता दे तू फ्री कब है, डिस्कस कर लेते हैं, कर लेंगे। तो ये जो नेचर है, ये नेचर कहाँ से सीखने को मिला? ये पहले से मतलब था, बट इतना हम्बल रहना, कोई ट्रिगर पॉइंट होता है उसको भी कंट्रोल करना, ये आर्ट होती है जो सीखनी पड़ती है, क्योंकि आपके ऊपर प्रेशर रहता है कि आप कोई भी चीज़ पब्लिकली बोल देते हो या लोगों के साथ में आप जिस तरीके का ट्रीटमेंट रखते हो, आपकी एक इमेज सेट हो जाती है एज अ हेड। तो ये सारी चीज़ों को कैसे कंट्रोल करते हो और कैसे लोगों को आगे अपने फ्रेंड्स और फैमिली को सपोर्ट करना चाहिए अगर कोई ऐसा कुछ कर रहा हो? तो बस ये एक लास्ट मैसेज दे दो, उसके बाद मैं परेशान नहीं करूँगा, एपिसोड को यहीं रैप अप कर लेंगे। पूछना क्या चाहता है? मतलब 2-3 चीज़ें मैंने मिक्स करके पूछ ली, बट जैसे एक सपोर्ट की बात रहती है, एक सपोर्ट हमें एक दूसरे को देना चाहिए। हम कहते हैं कि क्या है यूएस, आई थिंक एक चीज़ होती है ना कि आप, जब मैं खुद इस जर्नी में हूँ, अगर कोई इंसान ए से बी पॉइंट पे जाना है, कोई इंसान अगर हाथ पकड़ के ले जाता है ना, तो और फिर अगर वो बी पॉइंट पे आने के बाद आपको छोड़ भी देता है, आप उसको बहुत याद रखते हो लाइफ टाइम में। ऐसा इंसान था मेरी लाइफ में जिसने मुझे ए पॉइंट से बी पॉइंट पे छोड़ा, और फिर बी के बाद वो अब नहीं है लाइफ में। तो दैट डजंट मीन कि उसकी वैल्यू नहीं है मेरे लिए। मैं आज बहुत याद करता हूँ चीज़ के लिए कि बी पॉइंट तक छोड़ने में उसका बहुत बड़ा याद है। तो जब आप उसकी वैल्यू करते हो ना, तो आपको लगता है कि आप भी किसी को ए पॉइंट से बी पॉइंट पे ला सकते हो, है ना। तो अगर कोई आपके भी फैमिली में या फिर आपके आसपास कोई सपोर्ट मांगता है, वन शुड ऑलवेज हेल्प, क्योंकि क्या पता कि किसी की भी सक्सेस स्टोरी में हमारी छोटी सी चीज़ ही बहुत बड़ी बात होती है। हाँ, अगर कोई किसी की भी बात, अगर कहीं सक्सेसफुल हुए तो प्राइम मिनिस्टर की बात करते हैं, मोदी जी सक्सेसफुल है तो उनके पीछे उनकी मदर का, उनके
फादर का हो सकता है, या फिर अमित शाह का, या फिर हो सकता है किसी भी ऐसे इंसान का मतलब बहुत लोग हाथ हैं। होगा हाँ, जिनकी वजह से वो आज यहाँ पहुंच पाए हैं। तो हर एक इंसान मिलता है जब आपको आगे विजनरी बढ़ाता है। कौन नहीं होता। कौन विजनरी नहीं होता? एक होता है किंग और एक होता है किंग मेकर। तो किंग मेकर की जो वैल्यू है वो किंग की बता सकता है। तो मेरी लाइफ में भी रहे हैं किंग मेकर। हमारे नहीं। टीचर्स ने भी बहुत गाइडेंस दिया है हमारे को। एक्चुअली कपिल सर को मैं हमेशा याद करता हूँ। ही ऑलवेज, उनकी एक बात मुझे हमेशा याद रहती है कि उन्होंने कहा था कि जो भी काम करो बी द बेस्ट इन दैट। और उनकी वो बात मुझे हमेशा याद रहती है। और वो इंसान बीना है गेरा जिन्होंने मैम ने मुझे काफ़ी मतलब हार्ड वर्किंग बनाने के लिए बहुत कोशिश करी। उन्होंने आयरन स्केल का यूज़ किया, पनिशमेंट भी बहुत दी। बट वो चीज़ें आज याद करते तो काफ़ी अच्छा लगता है कि हाँ, वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट हमारी लाइफ पे आज डालता है। जब पेरेंट्स भी मेरे अगेंस्ट थे ना, जब टाइम था, जब म्यूट एपिस में बना रहा था, तब कपिल सर ही थे जो पेरेंट्स के सामने मुझे डिफेंड किया था। तो आई कांट फॉरगेट दोस थिंग्स। तो बहुत सारे लोगों का सपोर्ट लगता है इन चीज़ों में। और कुछ लोग रह जाते हैं साथ, कुछ लोग नहीं रह पाते। दिस इज़ लाइफ एंड यू हैव टू मूव ऑन एंड हमेशा आगे बढ़ते रहना है। क्या चलो भाई, बस आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। बहुत अच्छा लगा कि आज हम मिले और ये रिकॉर्ड किया। और देखा जाए तो स्टार्टिंग में जैसे मैंने आपको बताया, ये पहला एपिसोड था जो मैं चाह रहा था कि मैं शूट करूं किसी अपने के साथ में, और बहुत अच्छा लगा कि आप आए। थैंक यू। ना ऐसे ही मैं चाहूँगा कि इन फ्यूचर का कोई प्लान हो, इनसाइट हो, जो अभी एक क्विक जो शेयर करना चाहो। फ्यूचर का मतलब प्लान? ये ड्रॉप करने वाला हूँ, ऐसा कुछ। हाँ या, लेकिन वो अभी शेयर कर दूंगा तो फिर लोगों को एक्सपेक्टेशन तो लग जाएगी, लेकिन साथ में कंपटीशन भी अलर्ट हो जाएगा। मतलब नहीं बताओगे? नहीं बताऊंगा। चलो ठीक है।